ईवीए यानी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और एमवीए देखिएगा, ये जो छोटा सा टॉपिक है इसमें दो कैलकुलेशन बताई गई है, एक इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की कैलकुलेशन और एक मार्केट वैल्यू एडेड। देखिएगा, इस पर जाने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू एडेड क्या होता है। देखिएगा, वैल्यू एडेड का मतलब होता है persons who create value addition in business. In business, वैल्यू एडेड का मतलब होता है उन पर्सन्स की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस में वैल्यू क्रिएशन किया है, जिन्होंने हमारे बिजनेस में वैल्यू में एडिशन किया है। ऐसे लोग कौन होते हैं? एम्प्लॉइज होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडर्स होते हैं। गवर्नमेंट होती है। डायरेक्टर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स होते हैं। और खुद एंटिटी। यानी ये छह लोग जब मिलकर काम करते हैं तो किसी भी बिजनेस में वैल्यू एडिशन होना चालू हो जाता है। तो वैल्यू एडेड का मतलब होता है इन लोगों ने जब बिजनेस में पार्टिसिपेट किया तो बिजनेस ने इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कमाया होगा। एम्प्लॉय के लिए सैलरी का पैसा, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडर्स के लिए इंटरेस्ट का पैसा, गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस का पैसा, डायरेक्टर्स के लिए उनके रेम्यूनरेशन का पैसा, शेयर होल्डर के लिए उनके डिविडेंड का पैसा, और एंटिटी के लिए जो लास्ट रिटेन्ड अर्निंग्स या रेजिड्यूअल इनकम बचती है वो आपने एंटिटी के लिए कमाई है। तो यानी जब एक बिजनेस इन सभी लोगों के लिए कमाई करता है तो उस टोटल वैल्यू को तो बोला जाता है वैल्यू एडिशन, उसे तो बोला जाता है वैल्यू एडिशन। अब अगर मैं बात करूं केवल एंटिटी के रेस्पेक्ट में, यानी एंटिटी की अर्निंग एफिशिएंसी देखी जाए, अर्निंग एफिशिएंसी, तो उस अर्निंग एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है ईवीए के द्वारा। ईवीए के आधार पर अर्निंग एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है। यानी हम यहां पर इन लोगों की बात नहीं करेंगे, हम सिंपली ये देखेंगे कि एक एंटिटी की अर्निंग एफिशिएंसी क्या चल रही है, या मैं ऐसे बोलूं कि हम एक एंटिटी की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं कि एंटिटी कैसा परफॉर्म कर रही है। उस परफॉर्मेंस को चेक करने का जो तरीका बताया गया
वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के नाम से बताया गया। यानी ये बताता है कि वैल्यू एडिशन का वो हिस्सा जो कि एंटिटी के लिए डिनोट करता है। वैल्यू एडिशन इन सब लोगों के द्वारा हुई, लेकिन अगर मैं इन सब लोगों को हटा दूं तो रिमेनिंग जो वैल्यू एडिशन बचेगा वो वैल्यू एडिशन केवल और केवल एंटिटी की अर्निंग एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ईवीए इज नथिंग, ईवीए केवल एक कैलकुलेशन है जो एक बिजनेस की अर्निंग एफिशिएंसी को चेक करवाएगा। ठीक है। यूएसए की एक कंपनी है स्टर्न स्टुअर्ट एंड कंपनी, उसने ईवीए का पेटेंट ले रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है, ट्रेडमार्क। अब जानते हो ट्रेडमार्क अगर इसने ले रखा है तो व्हाट डज इट मीन कि अगर कोई भी एंटिटी अपनी ईवीए को कैलकुलेट करने चाहती है तो उसे स्टर्न एंड स्टुअर्ट एंड कंपनी के ही बताए हुए तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप ईवीए को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस कंपनी ने ईवीए पर अपना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ले रखा है, तो यानी अगर किसी भी कंपनी को ईवीए कैलकुलेट करना है तो वो ईवीए इस कंपनी के द्वारा बताए गए तरीके से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली ईवीए कुछ भी नहीं है, केवल आपको एक कंपनी की एफिशिएंसी को चेक करना है। अब देखिए जरा इसके फॉर्मूले को समझते हैं। ईवीए का फॉर्मूला क्या दिया गया, सुनना ध्यान से, ROOC माइनस WACC और मल्टीप्लाई बाय OC। सुनना, ROOC का मतलब है रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल। आपने अपनी कैपिटल पर क्या रिटर्न कमाई, सुनना बहुत ध्यान से, कौन सी कैपिटल पर, केवल ऑपरेटिंग कैपिटल पर। यहां पर यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बस। ऑपरेटिंग कैपिटल क्या होती है, इसमें से माइनस कर दो बाकी सबकी कॉस्ट, WACC। अब समझिएगा, WACC में सभी लोन प्रोवाइडर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट सबके क्लेम आ गए। अब मुझे बताओ रिमेनिंग जो बचा वो एंटिटी का बचा कि नहीं बचा। ये आपने टोटल कमाई की, इस टोटल कमाई में से जितने भी आपके फंड प्रोवाइडर्स थे वो सभी फंड प्रोवाइडर्स का क्लेम आपने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग जो परसेंटेज बचा वो परसेंटेज प्योरली एंटिटी का बचा, और एंटिटी ने उस परसेंटेज को अप्लाई कर दिया अपनी उस कैपिटल पर जिसके द्वारा उसने ये कमाई की है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं मेरी टोटल कमाई 12% है, दैट इज ROOC। इसमें से 9% मैंने लोगों को बांट दिया, तो बताओ मेरे पास एंटिटी के रेस्पेक्ट में क्या बचा, 3% बचा। अब ये 3% किसका बचा, ये 3% बचा वो कैपिटल जो मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटिंग कैपिटल। तो बस ये जो 3% रेजिड्यूअल इनकम आई, ये जो रेजिड्यूअल इनकम आई, यही रेजिड्यूअल इनकम क्या कहलाती है, ईवीए कहलाता है। लीजिए, तो फॉर्मूला तो आपको यहीं पर याद हो गया, फॉर्मूला है ROOC माइनस WACC मल्टीप्लाई बाय OC। चलिए अब हमें बात करना है ROOC कैसे निकलती है, OC कैसे निकलती है और WACC कैसे निकलती है, देन आपका चैप्टर कंप्लीट। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास है ROOC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, यानी नेट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे नो पैट भी बोला जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लूंगा आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। नो पैट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी, ओसी ऑपरेटिंग कैपिटल इंटू 100। ये आपके पास ROOC का फॉर्मूला हो गया। नो पैट का एक और नाम होता है EBIT आफ्टर टैक्स। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो EBIT होता है, लेकिन वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। तो मैं अगर EBIT को आफ्टर टैक्स ले जाता हूं तो इसी नाम को एक टेक्निकल वर्ड दे दिया गया, नो पैट। ऑपरेटिंग चाहिए बस मुझे, ठीक है, ऑपरेटिंग EBIT। अब आइए, मैं जब अपनी अर्निंग्स निकालता हूं, जानते हो इस अर्निंग्स में ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग दोनों जुड़े हुए होते हैं। आप कई चैप्टरों में ये बात पढ़ चुके हो। गुडविल में भी मैंने आपको बताया था कि आप जो प्रॉफिट निकालते हो वो ऑपरेटिंग निकालते हो। मैं वही बात कर रहा हूं, आपके पास जो अर्निंग्स होती हैं उन अर्निंग्स में ऑपरेटिंग से कमाया गया और नॉन ऑपरेटिंग से कमाया गया दोनों तरह के प्रॉफिट होते हैं। तो अगर मैं अपनी अर्निंग्स में से नॉन ऑपरेटिंग हटा दूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ऑपरेटिंग अर्निंग्स बच जाएगी। तो हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ट्रीटमेंट। अर्निंग्स में प्लस कर दूंगा मेरे जितने भी नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस हैं, क्योंकि अर्निंग्स निकालते समय मैंने खर्चे माइनस किए होंगे तो कैंसिल कर रहा हूं। तो नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस ऑब्लिक एक्सपेंस, इनको मैंने प्लस कर दिया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को मैंने माइनस कर दिया। ऑपरेटिंग को आप डिटेल में गुडविल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपको पहला पॉइंट यही करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर पहुंचना है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बाद उसमें से टैक्स माइनस कर देना है। ये ऑपरेटिंग अर्निंग्स आएंगी, ये आपके पास नो पैट आ जाएगा। बताइए, क्लियर है नो पैट का पॉइंट? यस सर। यस सर। अब मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग कैपिटल क्या होती है। देखो, पहले जनरल डेफिनेशन पर जाते हैं, फिर अपन उसकी कैलकुलेशन। ऑपरेटिंग कैपिटल that part of capital that part of capital which is able to generate return for operating business.
फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस। ऑपरेटिंग कैपिटल की बेसिक डेफिनेशन ये है आपके पास, कैपिटल का वो हिस्सा जो ऑपरेटिंग बिजनेस के लिए रिटर्न जनरेट करेगा। आइए अब जरा इसका मतलब समझते हैं। देखो सबसे पहले आते हैं अपन अपनी एक बार बैलेंस शीट पर। देखो आपका ये जो साइड होती है ना, यहां पर कैपिटल होती है, इक्विटी कैपिटल। इक्विटी का ही हिस्सा होता है रिजर्व्स, प्रेफरेंस कैपिटल हो गई, और लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। बोलो एग्री? ये सब आपकी कैपिटल यस के सर। अरेंजमेंट है। इन सब के द्वारा आप क्या अरेंज करते हो? अपनी कैपिटल को अरेंज कर लेते हो ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। आप इस कैपिटल में से केवल और केवल उस कैपिटल की बात करोगे जो कि बिजनेस में इन्वेस्टेड है। जो किस में इन्वेस्टेड है? बिजनेस में इन्वेस्टेड है। आओ अब जरा मैं बात करता हूं। इस कैपिटल को मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया, मैंने इस पैसे से मशीनें खरीदी। बताओ क्या मशीनें बिजनेस में रिटर्न देंगी? यस सर। यस सर। ठीक है। इस पैसे से मैंने फर्नीचर खरीदा, क्या ये बिजनेस एसेट है? यस सर। इस पैसे से मैंने शेयर्स ऑफ विप्रो खरीदे, यानी इन्वेस्टमेंट खरीदे। बताओ क्या ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है? नो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अरे शेयर्स इन्वेस्ट किए ना, तो नॉन ट्रेड ही हुए ये तो क्या ये बिजनेस में है? नो सर। तो नो सर। कैपिटल में से वो पार्ट हटाना पड़ेगा जो बिजनेस में नहीं है, तो बचा हुआ वो बचेगा जो बिजनेस में है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने टोटल कैपिटल उठाई, अब टोटल कैपिटल में से हटाना चालू करूंगा। मैं उन आइटम को हटा दूंगा जो इन्वेस्टमेंट मेरे बिजनेस में रिटर्न जनरेट नहीं करेगा। अगर वो मेरे बिजनेस में रिटर्न जनरेट कर रहा है, वो मेरी ऑपरेटिंग कैपिटल का हिस्सा बनेगा, और अगर नहीं कर रहा तो रिमूव करो। मान लो ये टोटल आ चुका है मेरे पास, अब इस टोटल में से हटाना चालू करूंगा। ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे बिजनेस में रिटर्न तो देते हैं, बट ऑपरेटिंग बिजनेस की रिटर्न नहीं देते। मैं क्या बात कर रहा हूं? ऑपरेटिंग बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, तो मैं इसको हटा दूंगा। और सुनना, फिक्टिशियस असेट्स दिखा रखी है मैंने इधर, अंडर राइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नो सर। नहीं तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। आइए बताइए, एडवांस गिवन फॉर बिल्डिंग। नो सर। नो सर। बिल्डिंग तो फैक्ट्री की है, लेकिन अभी रिटर्न नहीं दे रखी है, क्योंकि बिल्डिंग अभी अभी नहीं दे रहे, आप फ्यूचर में देंगे। बिल्कुल, आप एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो जिसके लिए आपने, या कोई प्लांट खरीद रहे हो जिसके लिए आपने सप्लायर को एडवांस मनी दे दी। भाई जब तक वो असेट आपके बिजनेस में पुट टू यूज नहीं हो जाएगी, तब तक वो रिटर्न जनरेट करके नहीं दे सकती है।
लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, नो सर। तो इसका मतलब अब आप समझ गए हो, ये डेफिनेशन याद रखना बस, और इस डेफिनेशन पर उस आइटम को चेक कर लेना। अगर वो आइटम इस डेफिनेशन में नहीं आता है तो उसे टोटल कैपिटल में से माइनस कर दो, और जो रिमेनिंग बचेगा वही आपकी ऑपरेटिंग कैपिटल बचेगी। लीजिए, आप चाहें तो वही नोट्स में ये डेफिनेशन लिख सकते हैं ऑपरेटिंग कैपिटल के बगल में, दैट पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच इज एबल टू जनरेट द रिटर्न फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस। मैं केवल कैपिटल की उसी पोर्शन की बात करूंगा जो मेरे ऑपरेटिंग बिजनेस में रिटर्न जनरेट करेगी। बस यही मैंने फॉर्मेट लिया है। देखो, मैंने सबसे पहले इक्विटी कैपिटल ले ली, रिजर्व्स ले लिए, लॉसेस हैं तो माइनस कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले ली और लॉन्ग टर्म डेट्स ले लिए। ये मेरे बिजनेस की टोटल कैपिटल आ गई। इस टोटल कैपिटल में से लेस कर दूंगा नॉन ऑपरेटिंग असेट्स, यानी कैपिटल का वो हिस्सा जो ऐसी जगह पर इन्वेस्टेड है जिसका मेरे ऑपरेटिंग बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग कैपिटल आ जाएगी। अब मेरे पास नो पेट आ चुका है, मेरे पास ऑपरेटिंग कैपिटल आ चुकी है, इनटू 100 कर दूंगा तो ROOC आ जाएगा। ये मेरे पास फॉर्मूले का पहला फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर, अब आपको WACC निकालनी है। बचपन में आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं WACC निकालने के। फॉर्मेट आपको ध्यान होगा, ये देखो मैंने दिया है। यस सर। जितनी भी आपके सोर्सेस से पैसा अरेंज किया उनका अमाउंट, फिर उससे आप वेट निकाल लेते हो। वेट्स कैसे निकलते हैं, इक्विटी का अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल। तो इस टोटल में इक्विटी का प्रपोर्शन आ जाएगा, फिर इस टोटल में प्रेफरेंस शेयर का प्रपोर्शन निकाल लोगे। जितनी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपकी वो आ जाएंगी, और अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वेट्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, WACC। अब यहां पर आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको ये सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी पड़ेगी। KD ध्यान है कैसे निकालते थे, दो तरीके। अगर इररेडीमेबल होता था तो I1 माइनस अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। अगर रेडीमेबल होता था I1 माइनस T RV माइनस वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन N याद आ रहा है, कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मूले पढ़े थे। यस सर। यस सर। उसके बाद AP निकालना सीखा था, उसमें भी आपके पास अगर इररेडीमेबल थे तो डिविडेंड, KT अगर टर्म लोन होता था तो जो भी आपकी इंटरेस्ट रेट थी उसे 1 माइनस T। KE का बेस्ट मॉडल CAPM मॉडल, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, फॉर्मूला होता था RF प्लस बीटा RM माइनस RF। इसके अलावा भी आपने और पढ़े थे फॉर्मूले। तो जैसी इंफॉर्मेशन होगी पहले आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी पड़ेगी,
देन आफ्टर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप उनका क्या निकाल दोगे, वेटेड एवरेज निकाल दोगे। तो लीजिए आपके पास सारे फैक्टर आ गए। अब ROOC माइनस WACC इंटू OC, और ये आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज योर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। थोड़ा सा मार्केट वैल्यू एडिट पर बाद में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप। देखो ये क्या बोल रहा है, HL and company provides you with the following। आपको HL and company का डेटा दिया हुआ है, इसकी बैलेंस शीट का डेटा दिया है, नीचे दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर इंटरेस्ट पेड दे रखा है, टैक्स रेट है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, लॉन्ग टर्म मार्केट रेट यानी RM दे रखी है, बीटा दे रखा है। आपको इस कंपनी का क्या निकालना है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला, या पहले अपन वर्किंग बना लेते हैं, अपने को पता है क्या क्या चाहिए अपने को। सबसे पहले आपको चाहिए नो पैट, कैलकुलेशन ऑफ नो पैट। EBIT बताओ कितनी दी हुई है, 84। बताइए क्वेश्चन में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है क्या? नो सर। नहीं दे रखा। तो इसका मतलब ये जो EBIT है वो प्योरली क्या है आपकी, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। इसमें से क्या माइनस कर दोगे, बस टैक्स माइनस कर दो, टैक्स एट द रेट 40%, 2202.84 का 40%। बताइए कितना बचा? 1321.704। अब ऑपरेटिंग कैपिटल निकालिए, तो 981.46 प्लस 1313.62 प्लस 144.44, यही आपकी ऑपरेटिंग कैपिटल हो गई। क्योंकि असेट साइड में कोई नॉन ऑपरेटिंग असेट नहीं दे रखी है आपको। बताइए टोटल कितना आया? टू 2439.52। 2439.52। बताइए क्या अब ROOC निकाल सकते हो? 1321.704 डिवाइडेड बाय 2439.52 इंटू 100।
1321.704 डिवाइड बाय 2439 54.18. 54.18% आ गया। चलिए अब आप तो एक बार WACC निकाल के बताएंगे मुझे। 1 मिनट आया मैं, आप निकालिए इसमें WACC। देखिएगा, सबसे पहले कई निकालते हैं। RF कितनी है? 11.32. 11.1.6. प्लस बीटा और 12 माइनस 11.32। बताओ ये कितना आया? 1.1016. है कई कितनी आई है? 12.42. 12.42। 42. KR भी सेम रहेगी। आपको पता है KR और KE बराबर होते हैं। KD यानी लॉन्ग टर्म डेट्स की रेट निकालिए। तो इंटरेस्ट दे रखा है 13.48, इसको 1 माइनस 0.40 डिवाइडेड बाय लोन अमाउंट है 144.44 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास KD आफ्टर टैक्स आ जाएगी। $56.01%.
कितनी 5.599. 5 पॉइंट, सर 56.01. ये तो कैलकुलेशन भी मैं करूँ क्या? 13.48 डिवाइडेड बाय 144, 5.60. 5.60, ये लीजिए। चलिए अब WACC का चार्ट बनाइए। अब मुझे बताइए WACC कितनी आ रही है आपकी? तो चाहो तो KE और KR को एक साथ लिख देते हैं अपन। तो 981.46 प्लस 1313, तो इक्विटी की टोटल वैल्यू हो गई 2295.08 और डेट की वैल्यू है 144.44। 0.52 आ गया। वेट्स निकाल लो। 2295.08 डिवाइडेड बाय 2439.52, 0.941 तो इसका वेट आ गया। तो इसका वेट हो गया आपका 059। 0.06. Yes, sir. इसका है 12.42 रेट और इसकी रेट आई थी 5.6। WACC निकाल दो आप। अप्रोक्स शायद 12.02। देखो एक बार, आगे क्या? Yes, sir. अब फॉर्मूला लगा दो बस EVA का। EVA बराबर ROOC बताओ कितनी आई थी? 54.18. है? वापस बोलो ROOC। 54.18. 54.18 माइनस WACC कितनी आई? 12.02। ये दोनों परसेंटेज हैं। मल्टीप्लाई बाय OC कितना आया था? 1321.704. OC 2439.5. 2439.52। आंसर निकाल लीजिए। 54.18 माइनस 12.02 मल्टीप्लाई बाय 2439.52%। तो ये आपके पास आ गया 1028 पॉइंट। ये आपका EVA का आंसर है। बताइए आ गया? Yes. Yes, sir.
सिंपल सी कैलकुलेशन है बस। चलिए आगे और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आपको निकालना है। चलिए सबसे पहले आप इसमें निकालेंगे, आप एक बार खुद ट्राई करें। नो पेट निकालिए सबसे पहले, फिर आप इसमें ऑपरेटिंग कैपिटल निकालिए, ROOC निकालिए, WACC, P&E। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, इसका आंसर आना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर एक समस्या है, ये इन्वेस्टमेंट कौन से माने जाएं। तो देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड मानोगे तो आपको उसकी इंटरेस्ट की इनकम यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अब इसकी रेट नहीं दी हुई है तो आप इन्हें ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे। अब ये एक अजम्पशन बेस्ड पॉइंट आ गया, वापस से सुनना। अगर आपने इसे नॉन ट्रेड माना तो एक समस्या क्या आ जाएगी कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम अब प्रॉफिट्स में से आपको हटानी पड़ेगी और उसकी रेट आपको नहीं दी हुई है, तो आप इसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान के सॉल्व कर दें। देखिएगा अप्रोक्स यही आंसर आ रहे हैं क्या।
पहुंचे क्या भाई? हो गया, ठीक है। बोलिए भाई, सबका हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जटायु लिमिटेड कंप्यूट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। चलिए, सबसे पहले मुझे चाहिए नो पैट। अब प्रॉब्लम यह है कि नो पैट के लिए मुझे पहले ईबीआईटी या कोई प्रॉफिट चाहिए, उसने वो भी नहीं दे रखा, बट उसने फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। Yes, sir. याद है बचपन का फॉर्मूला? Yes. चलिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1.5 इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस आई। तो ये 1.5 इज इक्वल टू आई की वैल्यू बताओ कितनी है? 10% के डिवेंचर हैं 400 लाख के, तो आई 40 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 1.5 ईबीआईटी माइनस 16 लीजिए, मेरे पास सबसे पहले ईबीआईटी की वैल्यू आ गई 120। अब अगर ईबीआईटी आ गया तो मैं नो पैट निकाल सकता हूं। मेरे पास ईबीआईटी आया 120, इसमें से माइनस कर दो टैक्स, क्योंकि किसी भी प्रकार की नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं दिया हुआ है। टैक्स कितना है? 30%, 36। ये 84 मेरे पास आ गया नो पैट। अब मुझे चाहिए ऑपरेटिंग कैपिटल। इक्विटी 160, रिजर्व्स 140 और डिवेंचर्स 400। 700 आपके पास ये आ गया। ROOC निकाल लो, 84 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100,
निकालो आरोसी 12%. 12%। यहाँ तक कर लो पहले। अब केई तो उसने आपको दे ही रखी है, आपको केडी चाहिए तो केडी आफ्टर टैक्स हो जाएगी 10 और 1 माइनस 0.3, तो 7% मेरे पास केडी आ गई। बता दूं अब इक्विटी की वैल्यू है मेरे पास 300। सर 1 मिनट दिखाना। वापस दिखाऊं? डन सर। इक्विटी की वैल्यू है 300 और डेट की वैल्यू है 400, टोटल आ गया 700। इसको लिख दो 3/7, इसको लिख दो 4/7। इक्विटी की क्या रेट थी आपकी 14 और डेट की आई 12, नहीं सॉरी 14 और 7, तो 6 तो ये हो गई, 4 ये हो गई, WACC आ गई 10%। फॉर्मूला लगा दो, ROC कितना आया था आपका 12%. तो 12% माइनस 10% इंटू OC 700, ये लीजिए 14 लाख आपका आंसर आ गया। तो EVA आ गया आपका 14 लाख। चले नेक्स्ट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तो आपके स्टडी मटेरियल का है। देखो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वेंचर्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स रेट और WACC। चलिएगा सबसे पहले आपको निकालना है NOPAT। इस बार आपको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी PBT। कितना दिया हुआ है PBT? अब आपको PBT से पहले EBIT पर पहुंचना है। क्या करोगे कि EBIT आ जाए? इंटरेस्ट ऐड कर देंगे. सबसे पहले ऐड कर दो इंटरेस्ट। बताइए इंटरेस्ट कितना बनेगा? 60,000। 3 लाख पे 20%।
ये आ गया ईबीआईटी, लेकिन ये ऑपरेटिंग ईबीआईटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार आपको एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम दी हुई है, तो वो इनकम यहां से हटा दो, माइनस इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। बताओ कितनी? 10,000. अब आपके पास जो आएगा वो ऑपरेटिंग ईबीआईटी आ गया। $250। इस ऑपरेटिंग ईबीआईटी में से टैक्स हटा दो। टैक्स रेट कितनी है? 40%. 40%। तो टैक्स कितना बना? 1 lakh. कितना बच गया? 1 lakh. ये लीजिए, आपकी पहली कैलकुलेशन आ गई। नो पैट, बस एक फॉर्मेट पर बेस्ड है पूरे क्वेश्चंस। बस ये समझना है, पहले ईबीआईटी तक पहुंचो, फिर उस ईबीआईटी में से नॉन ऑपरेटिंग का एडजस्टमेंट करो, ताकि ऑपरेटिंग ईबीआईटी आपके पास आ जाए। अब इसी तरह से मुझे ऑपरेटिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो देखो, ऑपरेटिंग कैपिटल में इक्विटी आ गया 5 लाख, प्रेफरेंस आ गया 2 लाख, रिजर्व आ गए 6 लाख, डिवेंचर्स आ गए 3 लाख। कितना हो गया? 16 lakh. इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा? Non-trade. क्यों? क्योंकि कैपिटल का ये हिस्सा ऑपरेटिंग बिजनेस में नहीं है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख के माइनस कर दो, क्या बच गया? Operating. ये लीजिए, ये आपकी ऑपरेटिंग कैपिटल आ गई 15 लाख। ROOC निकाल दो। 150 का रूट है डिवाइडेड बाय 15 लाख की ओसी मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया? 10%। WACC इस बार क्वेश्चन में ही दी हुई है, तो डायरेक्टली ईवीए निकल जाएगा। 10% माइनस 13% इंटू 15 लाख, तो ईवीए आ गया नेगेटिव का 45,000। ये आंसर हो गया आपका। बताइए। क्लियर है क्या? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. भले ही बड़े बड़े क्वेश्चन है, बट निकालना आपको वही बातें हैं। ये मैं करवा दूंगा आपको एक बार। एक तो 13th आप होमवर्क में कर सकते हैं। एक मिनट, क्या क्या पूछा है इसने? इसका ए पार्ट कर सकते हो, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड।
सारे क्या ये एक। अच्छा, जैसे एक पॉइंट ये है, देखो आप एक चाहो तो नोट डाल लो, बस ये आपके पास अगर जैसे आपको केई निकालनी है, अब केई के लिए आपको चाहिए बीटा। अब आपको क्वेश्चन में कई सारे बीटा दे रखे हैं, तो हम क्या करें? तो देखिएगा, आप चाहें तो एक नोट डाल ले, हालांकि वैसे नोट्स में मैंने डाल रखा होगा, डला हुआ है सर। नोट्स डाला हुआ होगा जहां केई समझाई होगी ना मैंने, यस सर, है वहाँ पे। तो वहीं पर अंडरलाइन कर लीजिए आप। ये देखिएगा, अगर आपको केई निकालनी है और अगर आपको मोर देन 1 बीटा वैल्यू गिवन है, तो वी ऑलवेज कंसीडर हाईएस्ट रिस्क। हम हमेशा ये, हम कोई एवरेज वगैरह नहीं लेंगे, आपको सिंपली जो हाईएस्ट रिस्क है या हाईएस्ट बीटा है, आपको क्या करना है, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यानी अगर आप केई कैलकुलेट कर रहे हैं और केई के लिए आपके पास मोर देन 1 बीटा वैल्यू दे रखी है, तो आप हाईएस्ट बीटा को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, कल अप्रोक्स 35-40 मिनट लगेंगे, जिसमें मुझे कुछ एक क्वेश्चन करवाने हैं और आपको एक एमबीए का कॉन्सेप्ट बताना है। तो कल आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा।